एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम इसरो 2019 का जो बचा हुआ क्वेश्चंस है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आई होप सो कि ये क्वेश्चंस आप सभी को बहुत आगे काम देने वाला है। ठीक है, तो आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे और कंटिन्यू प्रैक्टिस में लगे रहना। ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत अधिक चांस है कि हो सकता है प्रीवियस ईयर का दिया हुआ क्वेश्चंस हैं तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हेल्पफुल होंगे और हो सकता है इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 50 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 50 हर्ट्ज की सप्लाई आवृत्ति के आर पार 3 ओम प्रतिघात के साथ में एक कैपेसिटर को श्रृंखला में 4 ओम के एक रजिस्टर के साथ यानी प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है, तो उसका शक्ति गुणांक क्या होगा, है ना। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा कि कैपेसिटर है, ठीक है, तो एक कैपेसिटर विथ रिएक्टेंस ऑफ 3 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, विथ अ रजिस्टर ऑफ 4 ओम अक्रॉस और सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो फाउंड पावर फैक्टर को फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे पहले तो ये आपका जो दिया हुआ है सीरीज में आपका रिएक्टेंस और कैपेसिटर जो जुड़ा हुआ है उसको हम लोग एक बार अपने सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में आपका जोड़ा हुआ है एक कैपेसिटर। ठीक है, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक सप्लाई वोल्टेज। ये आपका यहाँ से सप्लाई वोल्टेज दे रखा है। चलिए, तो ये हमारा सर्किट रेडी हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको इम्पीडेंस, पावर फैक्टर ये सबको पता करना है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका दिया हुआ है, ओके, और आपका जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू दिया है। तो सभी को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा। तो इम्पीडेंस आपका क्या होता है? जेड बराबर होता है आपका यहाँ पे रूट अंडर आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर होगा और प्लस यहाँ पे क्या होता है? एक्स सी का स्क्वायर होता है। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ से इम्पिडेंस है और आर स्क्वायर मतलब आर का वैल्यू आपका कितना दे रखा है? 4 दे रखा है ना, अक्रॉस 4 वोल्ट। तो ये 4 का स्क्वायर आप कीजिएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करना। 4 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16, है ना। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसको रूट में रखते हैं और प्लस है सी का वैल्यू आप लोग देख लीजिए कितना दे रखा है। रिएक्टेंस का वैल्यू आपका यहाँ दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 होने का के बाद इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 और 9 हो जाएगा 25 होगा। ठीक, अब रूट से बाहर निकालेंगे इसको और 25 का कितना होता है? 5 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या निकल गया यहाँ पे? ये आपका निकल गया यहाँ से इम्पीडेंस। ओके, इम्पीडेंस। अब हम इसको पावर फैक्टर निकालेंगे। तो पावर फैक्टर क्या होता है? एसी की बात कर रहा है तो पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है? पावर फैक्टर यहाँ पे होता है इसका कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है आर बट्टे जेड। क्या होगा? आर बट्टे जेड होता है। तो आर का वैल्यू आपका दिया हुआ है यहाँ पे 4 और जेड का वैल्यू कितना निकला है? 5। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू डालिएगा 5। अब ये दोनों को अगर आप लोग डिवाइड कीजिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 0.8 है, कौन सा है? सी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको कैलकुलेट करना। पहले तो देखो सर्किट बनाने की कोशिश करना, सर्किट से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूला के बाद आप वैल्यू को रख के और फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा गया है और आपका 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितना करोगे आप सभी लोग उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये आपका एक सर्किट है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम है
और इंडक्टर है, इंडक्टर का वैल्यू 15 ओम दे रखा है, और कैपेसिटर है तो इसका वैल्यू दे रखा है 3 ओम। अब ये सबको बोल रहा है कि कैलकुलेट करना, और इसका वोल्टेज 240 और फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ 50 हर्ट्ज। आरएलसी सर्किट, ये आरएलसी सर्किट है, तो आपको यहाँ पे इम्पीडेंस की बात कर रहा है ना, मतलब कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस ऑफ आरएलसी सर्किट। अभी आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे इम्पीडेंस के लिए। इसमें आरएलसी सर्किट दे रखा है, और आरएलसी का जो इम्पीडेंस होता है तो जेड बराबर क्या लगाते हैं हम लोग, जेड बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग रेजोनेंस में पढ़े होइएगा, देख रहे हैं आपको रेजोनेंस के अकॉर्डिंग से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आर स्क्वायर होता है एक्स एल प्लस एक्स सी होता है। ठीक है, एक्स एल क्या सॉरी माइनस होता है यहाँ पे, सॉरी ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चलो देखते हैं, आर का वैल्यू आपका कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो यहाँ से इसको आप रूट करो, 5 25 कर दो, डायरेक्ट यहाँ से हम लोग करते हैं क्योंकि शॉर्ट टाइम रहता है एग्जाम में, आपको पता ही होना है। उसके बाद आप लोग करो प्लस, और एक्सएल का वैल्यू है 15, तो 15 को अगर आप लोग स्क्वायर करोगे, ठीक है, सॉरी 15 और 3 का स्क्वायर करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 144। ठीक है, अब 144 और 25 को आप लोग करो जोड़ो, तो यहाँ पे हो जाएगा 169, 5 और 4 9 होगा, 4 2 6, और ये हो जाएगा 1, और 169 का रूट से बाहर निकालते हैं हम लोग तो कितना आंसर आता है, 13, और यहाँ पे ओम में पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 13 ओम आपका आंसर हो गया, तो ये आंसर आपका ए से मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से रेजोनेंस का फॉर्मूला अगर याद है तो ये इजी हो जाएगा बनाना आपके लिए। ठीक है, फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दे रखा है। 53 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि आपका ये नीचे दिया हुआ चित्र है, उसमें बोल रहा है कि 3 वोल्ट आयाम के एक वर्ग स्पंद को आरसी परिपथ में अनुप्रयोग यानी उपयोग किया जाता है, तो कैपेसिटर प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में क्या अनावेशित है यानी कि डिस्चार्ज है। ठीक है, क्या है, डिस्चार्ज है, और समय इसका कितना है, टी बराबर 2 सेकेंड है, तो निर्गम बोलता है यानी कि भी आउटपुट क्या होगा ये पूछ रहा है, यानी कि एक स्क्वायर वेव पल्स दे रखा है, स्क्वायर पल्स दे रखा है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, 3 वोल्ट है, और अप्लाइड टू एन आरसी सर्किट शो इन द फिगर बिलो द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज। जो कैपेसिटर है ये क्या है, इनिशियली डिस्चार्ज है, तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे भी आउट एट टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में आउटपुट वोल्टेज इसमें कितना आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, वी इन है यानी कि यहाँ से जो आप लोग सप्लाई दे रहे हो इसमें, ठीक है, सप्लाई दे रहे हो, कितना सप्लाई दे रहे हो आप, 3 वोल्ट दे रहे हो, है ना, कितना है, 3 वोल्ट है, ये कैपेसिटर है, और ये रेजिस्टर है 200 किलो ओम। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कैपेसिटर होता है यानी ये जो कैपेसिटर है आपका, वोल्टेज के परिवर्तन का यानी कि जो वोल्टेज है इसके जो परिवर्तन होते हैं वोल्टेज में, ये इसका क्या करता है, विरोध करता है ना, क्या करता है, विरोध करता है। तो यहाँ पे जब ये विरोध करेगा तो V का जो वैल्यू हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, जब ये कैपेसिटर विरोध करेगा वोल्टेज का तो वोल्टेज का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, और इसी का वैल्यू आपका क्या दे रखा है, 3 वोल्ट दे रखा है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट दे रखा है। अब हम लोग यहाँ से VC निकालेंगे, क्या निकालते हैं, VC, यानी कि कैपेसिटर जब इनिशियली डिस्चार्ज है उस टाइम पे हम लोग निकालते हैं VC। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है जब, तो उसका फॉर्मूला होता है VC बराबर होता है 1 माइनस ई, ठीक है, ई मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनस टी बट्टे आर सी, माइनस टी बट्टे क्या हो जाएगा, आर सी होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको नोट करना, टी आर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे टी आर सी, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि भी, और यहाँ पे आपका टाइम क्या दे रखा है, 2 सेकेंड दे रखा है ना, 2 सेकेंड के लिए अगर देखा जाए BC,
तो यहाँ पे हम लोग 2 सेकेंड के लिए लिखेंगे, ठीक है। अब इसको ले चलते हैं इधर। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 3 को हम लोग वोल्टेज को ले चलते हैं इधर, 3 हो जाएगा 1 माइनस ई हो जाएगा, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा 2/2, ठीक है। अब ये 2/2 कैसे आया ये देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरेड और ये दिया हुआ है 200 किलो ओम, ठीक है। तो 10 माइक्रोफैरेड करोगे तो 10 होगा और 10 के गुना क्या हो जाएगा, माइक्रोफैरेड का आंसर क्या हो, सॉरी इसको अगर माइक्रोफैरेड को चेंज करेंगे हम लोग तो कितना होता है 10 के पावर 6 होता है ना। तो 6 होता है। तो यहाँ से जब आप क्या करते हो, कैंसल आउट करते हो जीरो को, ये जीरो अगर यहाँ से कैंसल आउट करोगे इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, और किलो ओम में दे रखा है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये 5 जीरो और ये 6 जीरो, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 1 ओम बच रहा है, यानी 10 के पावर -1 बच रहा है, ठीक है। तो ये 10 के पावर -1 बच रहा है मतलब 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, जो कि फॉर्मूला में दे रखा था, और ये वाला जो इसका 2 बच रहा है तो ये 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, वैल्यू आ गया। क्लियर है। चलो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद क्या हो गया 3 होगा, और 3 और 1 माइनस, अब क्या बच रहा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से बच रहा है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे कीजिएगा सॉल्व, तो ये आपका अब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करना है, रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखिएगा, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है आपका, बताइएगा सभी लोग। लगभग ई माइनस का वैल्यू आपका कितना होता है 0.36 या 34 के करीब होता है, ठीक है। क्या होता है 36 या 34 के करीब होता है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, रखते हैं वैल्यू इसका 1 माइनस 0.34, या तो 34 होगा या फिर 36 होगा, थोड़ा आप लोग इसको चेक करना। और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 1.89 आ जाएगा, ठीक है। 89 आ जाएगा। तो ये तो आपका कंडीशन कहाँ पे था, ये कंडीशन आपने निकाल लिया है 3 वोल्ट के अक्रॉस के अकॉर्डिंग। अब आपको निकालना है 2 सेकेंड में पूछ रहा है, तो 2 सेकेंड में जो आपका टाइमिंग होगा, वो 2 सेकेंड में जो आपका वी आउट होगा वो पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो चलिए अब 2 सेकेंड निकालते हैं। तो यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ से हम लोग फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये तो 3 वोल्ट आ गया आपका, सॉरी 3 वोल्ट पे ये आ गया, ठीक है, पहले डिस्चार्ज का कंडीशन। अब 2 सेकेंड में देखते हैं तो यहाँ पे क्या टोटल वोल्टेज आपका कितना था 3 था, और यहाँ पे अभी जो वोल्टेज आपने लाया 2 सेकेंड के लिए वो कितना निकला है 1.89। तो इसको माइनस करेंगे 1.89, ठीक है। और माइनस करने के बाद आपका आंसर क्या होगा, ये आंसर आएगा 1.11 वोल्ट। ये कितने टाइम के लिए आपका वोल्टेज दे रखा है 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो डिस्चार्ज है बैटरी, यानी कि जो कैपेसिटर है ये वाला, तो इसका जो डिस्चार्जिंग वोल्टेज होगा 2 सेकेंड के लिए वो कितना होगा 1.11 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे देखिएगा कि कहाँ पे है, सी में आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको चेक कर लेना और कॉपी पे जरूर आप लोग प्रैक्टिस करके रफ करना है ना। तो ये आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा 1.11 वोल्ट। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए तर्क परिपथ के फलन को पहचानिए। यानी कि ये जो फंक्शन दे रखा है आपका ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉट गेट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉट गेट कहते हैं, ठीक है। इसको एंड गेट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, और गेट कहते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ से ये आपका क्या दे रखा है, इनपुट दे रखा है, और यहाँ से ये इसका इनपुट दे रखा है, 2 इनपुट है। अब आपको यहाँ से ये इनपुट देना है, तो नॉट गेट पे जब ये जाएगा ए, तो नॉट गेट पे आपको पता है कि वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है ना, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का ए बार हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, एंड गेट है। एंड गेट हमेशा वैल्यू को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए इसका इनपुट एक तो ये जा रहा है, एक बी वाला इनपुट आपका इसमें जा रहा है, तो इसको दोनों को आप ये मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बार हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहाँ से आए ये, नॉट गेट का इनपुट, सॉरी नॉट गेट का आउटपुट और बी का इनपुट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। ठीक है, चलो अब चलते हैं बी पे। तो ये जो बी वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ये बी वाला पोर्शन है, ये नॉट गेट पे जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका बी बार बन जाएगा। ठीक, अब ये वाला जो ए है, तो ए का एक इनपुट भाग आपका एंड गेट में जा रहा है, तो एंड गेट का क्या होता है, ए का ए रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा, ये मिलेगा आपका ए और डॉट बी बार। ठीक, तो ये हो गया आपका इस तरीके से इसका कंक्लूजन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहला आपका जो आंसर आया है, इसका आउटपुट आया है वो आया है ए डॉट सॉरी ए बार बी, और इसको प्लस करेंगे इसके साथ में, क्योंकि ये और गेट है, दोनों के आउटपुट को प्लस करेंगे, ये इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए और ये हो जाएगा बी बार। ठीक है, बी बार। अब यहाँ से निकालिएगा बाहर, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर बाहर निकालिएगा तो इसका बार और इसका बार करिएगा, है ना, तो ए आ जाएगा। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा, सॉरी ये क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा इसको, और ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, और ये जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, और का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स और हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना, ये इसको रिप्रेजेंट करता है एक्स और को। तो देखिएगा यहाँ पे आंसर आपका कौन सा है, डी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका कंप्लीट। 55 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। चित्र में जो लोड है, प्रतिरोध RL को अंतरित की जा सकने वाली अधिकतम शक्ति है, यानी कि द मैक्सिमम पावर दैट कैन ट्रांसफर टू द लोड रजिस्टर RL इन ए फिगर। ये वाला जो है ना RL, इसकी बात कर रहा है कि मैक्सिमम पावर इसमें कितना ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो कंडीशन होता है, ये आपका क्या होता है, RL। ठीक है, क्या होता है, RL बराबर होता है RTH। क्या होता है, RL बराबर RTH। देखो ये आपका RL होता है, और ये जो होता है रेजिस्टर, इसी को हम लोग कहते हैं RTH कहते हैं। क्या कहते हैं, RTH कहेंगे। ठीक है, अब मैक्सिमम पावर, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम पावर है, तो मैक्सिमम पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर बट्टे होता है 4 RTH। क्या होता है, 4 RTH होता है। ठीक, अब हम लोग इसको वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो वोल्टेज आपका क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, वोल्टेज का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पे आते हैं 4 है, तो 4 डालिए। ठीक है, और रेजिस्टेंस RTH का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 किलो ओम दे रखा है, 1 किलो ओम। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ से किलो ओम वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3 होगा, 10 के पावर -3। तो यहाँ से आइएगा, देखते हैं, यहाँ से जब आप 10 के पावर -3 करिएगा तो ये 25 रहेगा, और 25 किस में होता है, मिली में आ जाएगा, है ना। देखिए, तो मिली वाला है तो इसको हम लोग रहने देते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब इसको ये करते हैं, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा आपका आएगा 6.25। ठीक है, और ये उस 10 के पावर ऊपर गया था, तो ये 10 के पावर नीचे इसके साथ में मैच करेगा, तो मैच करने के बाद ये किस में चेंज होगा, मिली में चेंज होगा, और ये हो जाएगा मिली वॉट। ठीक है, तो पावर है इसलिए यहाँ पे वॉट होगा, आप जानते हैं पावर की यूनिट वॉट होती है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। कंप्लीट समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। 56 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि एक सीई प्रवर्धक, ठीक है, एक सीई यानी कि कॉमन एमिटर प्रवर्धक में ट्रांजिस्टर के संग्राही को एक RC प्रतिरोधक के
माध्यम से सप्लाई VCC से जोड़ा गया है, अगर उत्सर्जक को संपर्कित किया जाए, यानी कि जो अर्थिंग होता है वो किया जाए, तो ट्रांजिस्टर की DC लोड लाइन निर्गम अभिलक्षण के Y अक्ष को किस बिंदु पर अवरोध करेगी। यानी कि ये जो आपका दे रखा है ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कॉमन एमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में कॉमन एम्पलीफायर हैज, एक ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर बनाया गया है जिसमें बोल रहा है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हैज its collector connected to a supply VCC through a resistor. So RC, at what point does DC load line transistor intercept Y axis at the output characteristic? इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पर बनेगा ये पूछ रहा है, जब आप क्या करते हो कॉमन एमीटर में एमीटर को ग्राउंड करते हो, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ये आपका एक हो गया ट्रांजिस्टर। देखो ये ट्रांजिस्टर है आपका। अब इसको क्या बोल रहा है यहाँ से कि ग्राउंड किसको किया जाना चाहिए, एमीटर को। तो आपने इसको क्या किया है, एमीटर को ग्राउंड किया है, ठीक है, आपने एमीटर को ग्राउंड किया है। ये इसका क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा, और ये इसका बेस हो गया, ठीक। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन का जब आप क्या करते हो, यहाँ पे ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो ये ग्राफ आपको कैसा, कुछ ऐसा बनता हुआ दिखना चाहिए, है ना। ये आपका क्या होता है, आईसी होता है, ठीक है, ये आपका आईसी हो जाएगा। यहाँ से आप इसको लिख सकते हो VC, ठीक है, VC है। और ये आपका बनेगा यहाँ से जो जो आपका क्या होता है डीसी करंट होता है, और डीसी जो आपका क्या होता है रेजिस्टर करंट होगा। तो ये क्या करेगा, इस बिंदु से चलेगा और इसको क्या करेगा, यहाँ से कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका डीसी करंट होगा ये भी आपका क्या करेगा, यहाँ से चलेगा, इसको काटते हुए क्या करेगा, फिर इसको काटते हुए ये फिर क्या करेगा, इस तरह से आपका क्या होता है एक दूसरे को कट करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। और ये जो पॉइंट बनेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यू पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जब आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो वहां पे आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका VC होता है ना, क्या होता है, जो आपका VCC होता है, यानी कि VCC होता है, और बट्टे क्या होता है, RC होता है। इस कंडीशन में जब आपका कॉमन एमीटर का ये कंडीशन होता है, तो यहाँ पे आपका होता है VCC, बट्टे क्या होता है, RC होता है, दूसरे को क्या करता है, भाग करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग चेक कीजिएगा कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो ये आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है D, देखिएगा, ये आपका आंसर है डी। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कभी भी अगर आपसे क्यू पॉइंट पूछ दे तो क्यू पॉइंट आपका कहाँ बनता है, आईसी और बीसीई के बीच में बनेगा, ठीक है। चलो 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है 57 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं अगला। 128 किलोबाइट क्षमता की स्मृति होने वाली कितने 16 किलो गुने 4 रैम की जरूरत होगी, यानी कि हाउ मेनी 60 किलो गुने 4 रैम आर रिक्वायर्ड टू हैव मेमोरी विथ कैपेसिटी 128 किलोबाइट, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आपका किलो बाइट होता है तो उसमें हम लोग बाइट बीट को याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कि नंबर ऑफ चिप की बात कर लेते हैं, ठीक है, किसके, नंबर ऑफ चिप, जो आपका रजिस्टर लगा होता है यानी मेमोरी लगा होता है उसमें, तो उसमें नंबर ऑफ चिप क्या होते हैं, ये होता है आपका जो यहाँ से दिया हुआ है किलो बाइट, ठीक है, किलो बाइट होगा, और बटे में क्या हो जाएगा आपका जो ये रैम की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो नंबर ऑफ चिप हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 128, और 2 के पावर कितना हो जाएगा 10। इसमें किलो बीट को अगर हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, चेंज करते हैं, किलो को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 10 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, बीट को चेंज कर देंगे, तो बीट कितना होता है, 8 बीट होता है ना। तो 8 बीट को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिखेंगे, क्लियर है ना।
चलो अब बटे करेंगे। बटे में हम लोग का क्या दे रखा है, 16 × 4। तो ये हम लोग क्या करेंगे, 16 और किलो में दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग बीट में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4। ठीक है। अब यहाँ से सबको कैंसिल करो, 2 के पावर 10 और 2 के पावर 10 यहाँ से कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से अगर आप लोग चेंज करोगे तो यहाँ से इसको कट करो, 2 के पावर 1 बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, 2 के पावर 1 बचेगा, है ना। 3 और ये 4 को कैंसिल करेंगे तब। और यहाँ से फिर आपका ये क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। और 2 को यहाँ से कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 को फिर कैंसिल करो इससे, तो 8 इकाई कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 8 और 4 बचा तो 6 का 4 48, है ना। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आया कितना आया, 16 आ गया, है ना। तो कितने चिप की जरूरत होगी इसमें आपकी, 16 की जरूरत होगी। ठीक है। तो आप लोग इसको देखो, सबसे जरूरी होता है कि आपको किलो किलो को चेंज करने आना चाहिए। जो आपका मिली चेंज करने आना चाहिए, माइक्रो है माइक्रो चेंज करने आना आना चाहिए, ये सब नैनो चेंज करने आना चाहिए, पीको चेंज करने आना चाहिए। तो आप सभी लोग को अगर ये चेंज करने आ रहा है तो वैल्यू आपको ऐसे आराम से सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है। चलो 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 वेबर प्रति सेकेंड, 3 वेबर पर सेकेंड दर पर अगर एक 100 फेरे की कुंडली चुंबकीय बल रेखा को काटती है तो प्रेरित वोल्टता क्या होगी, यानी कि व्हाट विल बी द इंड्यूस वोल्टेज। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंड्यूस वोल्टेज की बात कर रहा है। इसमें जब आपका क्वाइल क्या होता है, 100 टन कट्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स एट द रेट ऑफ 3 वेबर पर सेकेंड। इंड्यूस्ड वोल्टेज आपको निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पहले याद रखना है, नंबर ऑफ कॉइल कितने हैं, 100 है। ठीक है, क्या है, 100 है। यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी जो होती है तो डी क्या होता है, डी फाई। ठीक है, डी फाई बाई क्या होता है, डी टी होता है ना। ठीक है। तो डी फाई बाई डी होता है। अब यहाँ पे आपको ईएमएफ, है ना, ईएमएफ जानना है। तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है आपका एन डी फाई बाय डी टी होता है। ठीक है, यही होता है आंसर, आप लोग को पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो आराम से आप आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डी फाई और यहाँ पे डी टी की वैल्यू कर रहा है। तो 100 है, एन की वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक है। और इसकी जो टोटल वैल्यू है इसकी, वो कितना है, टोटल वैल्यू आपका है 3 वेबर सेकेंड, है ना। ठीक है, कितना है, 3 वेबर सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट कर दो तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 300 वोल्ट। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना हो जाएगा आपका, 300 वोल्ट हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से आंसर देखोगे ए हो गया। चलो नेक्स्ट आंसर देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगर वाहक की शक्ति 100 वॉट और मॉड्यूलन का परिमाण 80% है तो आयाम मॉड्यूलेटेड प्रणाली का प्रेषित तरंग की शक्ति का परिकलन कीजिए, यानी कि कैलकुलेट द पावर ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम, पावर ऑफ द कैरियर्स 100 वॉट एंड द डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन 80%। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि वो जो उसमें जो तरंग पावर है वो कितना होगा मॉड्यूलेटेड सिस्टम में, है ना, कितने वॉट होंगे। तो आप लोगों को ये चीजें पहले तो ध्यान रखना है कि कैरियर की बात कर रहा है। ठीक है। तो कैरियर की बात कर रहा है तो वो कितना है, कैरियर आपका दिया हुआ है 100 वॉट दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 100 वॉट दिया हुआ है। उसके बाद परमेबिलिटी की बात कर रहा है। तो परमेबिलिटी जो होता है वो यहाँ पे कितना दे रखा है, परिमाप 80% दे रखा है ना। तो म्यू का वैल्यू आपका क्या दे रखा है, 80%। अब 80% को आप लोग चेंज कर लो, पहले सुविधा रहेगा, है ना। 80% को चेंज करोगे तो 80 और बटे 100 करोगे तो इसको आप लोग चेंज करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 0.8 हो जाएगा, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो टोटल पावर अगर निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो, टोटल पावर, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना होगा आपको। टोटल पावर क्या होता है, पी कैरियर होता है, यानी कि कैरियर होता है
और ब्रैकेट क्या होता है 1 प्लस म्यू का स्क्वायर और बटे होता है 2, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल पावर निकालिए। तो कैरियर का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू का पावर कितना दे रखा है 0.2 दे रखा है, सॉरी 8 दे रखा है। अब आप इसको स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और अठी अठी कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 64 और बटे में क्या हो जाएगा 2, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज करेंगे और ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है, जो भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं उसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाना और रिवीजन जरूर करना है इसका। ठीक है, रिवीजन करते जाना। तो यहाँ से ये मिट गया आपका, ठीक है 1 और ये होगा 0। अब इसको सॉल्व करो आप सभी लोग। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना हो जाएगा, अगर ये दोनों को यहाँ से क्या करते हो माइनस करते हो तो ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 पॉइंट, सॉरी 0.32 है ना, 32 हो जाएगा। डायरेक्ट आप लोग इसको क्या करो कैंसिल करो। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये माइनस। ओके, अब इसको क्या करते हैं हम लोग बाहर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, आप बाहर निकालिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 और गुना कितना हो जाएगा 100 और गुना हो जाएगा 1 और यहाँ से ओह सॉरी माइनस कर दिए ना, ये माइनस नहीं प्लस होगा। यहाँ से इसको जोड़िएगा तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा 3 2। ठीक है, और पूरा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 100 को आप यहाँ से हटा दो, गुना कर दो तो ये टोटल का टोटल कितना आएगा 132। यानी कि और पावर पूछ रहा है, मैंने पावर टोटल निकाला है तो पावर क्या होता है वॉट में आता है। तो यहाँ से 132 वॉट आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो, थोड़ा सा इसमें क्या होता है रफ करने में और लिखने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रीनिंग होती है ना थोड़ी सी ज़्यादा ही टाइम लैप्स भी करती है और टाइम लगता है। तो आप लोग इस पे ध्यान मत देना, सिर्फ क्वेश्चन पे और सॉल्व करने पे ध्यान देना। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एक रेशियो 2 फेरा अनुपात के साथ एक आदर्श वोल्टेज यानी आइडल वोल्टेज ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक पर 100 ओम प्रतिरोध के आर पार 120 है। ठीक है, तो प्राथमिक धारा यानी कि करेंट पूछ रहा है। कौन सा करेंट I1 पूछ रहा है। प्राथमिक मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर का फर्स्ट वाइंडिंग होगा यानी प्राइमरी वाइंडिंग होगा, उसके बारे में यानी कि प्राइमरी करंट पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है ये कुछ आपका कैसा होता है V1 बट्टे क्या होता है V2 होता है, जो कि इक्वल होता है किसके N1 के। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल के, और ये होता है N2 के। ठीक है, फिर ये होता है इसके बराबर I1 और बट्टे क्या होता है सॉरी I2 और बटे क्या होता है I1 होता है ना। ये वाला फॉर्मूला आप लोग इसमें लगा सकते हो। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है। तो टोटल टर्न रेशियो जो है वो कितना दे रखा है आपका, टोटल टर्न रेशियो 1:4 दे रखा है। तो टोटल टर्न रेशियो हमारा कितना है 1:4। ठीक है, अब जब आप इसको क्या करोगे यहाँ से डिवाइड करोगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 1.2 में आ जाएगा। ठीक है, 2 में। और आपको निकालना क्या है, करंट निकालना है। कौन सा, फर्स्ट करंट निकालना है। तो फर्स्ट करंट निकालो तो यहाँ पे डालो फर्स्ट करंट यानी कि I2 और ये बट्टे में I1। तो I2 का वैल्यू तो आपको 1.2 है और I1 निकालना है, तो ये आप इसको कर सकते हो। और यहाँ चलो इस I1 को ले चलते हैं इधर। ठीक है, इस I1 को ले चलेंगे इस साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 और बराबर हो जाएगा 4 और गुने कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 पॉइंट जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 इकाई 4 यानी कि ये 4 हो जाएगा, और ये पॉइंट है पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ से इसको करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर। तो कितना आंसर आया 4.8 एम्पियर, यानी कि ये आंसर आपका बी सही है। ओके, तो इस तरीके से आप सभी लोग आराम से इसको सॉल्व करना।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हड़बड़ी में सॉल्व मत करना, पहले क्वेश्चन को समझना फिर आराम से सॉल्व करना, इजी है। चलो 61 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 20 लब्धि के प्रवर्धक का उपयोग करते हुए दोलित को प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम फीडबैक कारक कितना होना चाहिए, यानी कि व्हाट शुड बी द मिनिमम फीडबैक फैक्टर टू रियलाइज एन ऑक्सीलेटर यूजिंग एम्पलीफायर। गेन कितना है यहाँ पे 20 दिया हुआ है। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर को बनाने के लिए आपको दो कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। पहला ये कि इसका जो लूप गेन होता है ना, ठीक है, क्या होता है, जो लूप गेन होता है यानी कि ए और बीटा ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 1 होना चाहिए। ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तब आप ऑक्सीलेटर बना सकते हो। और दूसरा आपका इसमें बोल रहा है कि इसका जो फेज शिफ्ट होता है वो कम से कम 360 डिग्री होना चाहिए, यानी फॉलो करेगा फेज शिफ्ट जो होता है 360 डिग्री, ठीक है, तब आप ऑक्सीलेटर को बना सकते हैं। ये दोनों कंडीशन आप लोगों को याद रखना है कि अगर कभी पूछे आपसे कि ऑक्सीलेटर बनाने के लिए कौन कौन सा कंडीशन जरूरी होता है, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन याद रखना। अब हम यहाँ पे चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो गेन दे रखा है, मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दे रखा है 20, ठीक है। और आप जानते हो कि जब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे यानी कि बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप बीटा निकालोगे, तो चलो बीटा को निकालते हैं। ये हो जाएगा बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1, तो 1 बट्टे कितना होगा ए, ठीक है। अब 1 बट्टे ए हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बट्टे ए मतलब कि क्या हो जाएगा, बीटा होगा, और बीटा 1 बट्टे ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है 20, तो आप यहाँ पे लिखोगे 20। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से इसको आप डिवाइड कर लो, ठीक है। 20 और 20 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.05। ये कंडीशन आपका यहाँ से फॉलो करेगा इस टाइम पे, है ना, इक्वल टू। तो ये वाला आपका आंसर सही हो गया। आपका आंसर कौन सा है इसमें, ए आंसर है, तो ये आंसर आपका क्लियर सही है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 62 नंबर, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एनोड के आर पार 20 वोल्ट की वोल्टता लाने के लिए 0.8 कूलाम आवेश की अपेक्षा रखने का जो धारित्र की धारिता होती है वो कितनी होती है, यानी कितनी होगी, यानी कैपेसिटेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर दैट रिक्वायर्ड चार्ज, चार्ज कितना दे रखा है 0.8 कूलाम दे रखा है, टू wield a voltage of 20 वोल्ट अक्रॉस इट्स प्लेट। 20 वोल्ट अक्रॉस के बगल में, मतलब 20 वोल्ट अक्रॉस के आसपास जो चार्ज है वो कितना है 0.8 है, तो कैपेसिटेंस उसको आपको निकालना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, C भी होता है ना। और यहाँ पे अगर आप लोग गुलाम दे रखा है, गुलाम निकालोगे तो गुलाम क्या हो जाएगा आपका Q बट्टे भी हो जाएगा, ये होगा आंसर, ये सॉरी ये होगा फॉर्मूला इसका। अब यहाँ पे Q का वैल्यू क्या दे रखा है 0.8 दे रखा है, तो आप यहाँ पे लिखो 0.8, और वोल्टेज क्या दे रखा है आपका 20 दे रखा है, तो यहाँ पे 20 करो, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, जब आप इसको क्या करोगे यहाँ से इसको तो ये 0 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 0. ये 0 हटाओगे, एक 0 खिसकाओगे, तो 0 हो जाएगा 0.8, ठीक है। और बटे में ये हो जाएगा 2 है, तो ये हो जाएगा 2। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैंसिल करोगे तो 0 तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा 0, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 0 0 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, यहाँ से चेक कीजिएगा 0.08, इसमें सॉरी 0.4, इसमें सही आंसर कौन सा है
बी आंसर आपका इसमें क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है। बार बार हम हर हर एक वीडियो में यही बोलते हैं कि फॉर्मूला जरूर याद रखना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, ट्रांजिस्टर हो, ऑक्सीलेटर हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, चलो 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि 8038 एक आईसी है, ठीक है, जिसमें फलन जनित द्वारा यानी जनरेटर द्वारा उत्पन्न तरंग रूप की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये आपका थ्योरिकल है, थ्योरी में बहुत सारे पार्ट्स आपको इसमें पढ़ने होंगे, तब जाके आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इसका आंसर जो होता है वो क्या होता है, तो देखो इसमें ना आरसी की बात कर रहा है ना, आरसी की। तो ये जो आरसी होता है, ठीक है, ये क्या होता है, आरसी होता है। तो आरसी की वैल्यू को जब हम लोग क्या करते हैं 50%, है ना, 50% जो आपका क्या होता है ड्यूटी साइकिल होता है, जो आपका क्या होता है ड्यूटी साइकिल होता है, ये नहीं होगा पल्स होगा। ठीक है, ड्यूटी साइकिल को जब हम लोग क्या करते हैं किसी भी सर्किट में एडजस्ट करते हैं, ठीक है, जब एडजस्ट करते हैं ड्यूटी साइकिल को, तब वहां पे इसमें जो फ्रीक्वेंसी आपका बनता है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी आपका बनता है वो बनता है 0.33, ठीक है, और बट्टे बनता है RC। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना ध्यान रखना कि जब हम आरसी में, ठीक है, किसमें, आरसी में, आरसी की वैल्यू को 50% ड्यूटी साइकिल पर जब हम लोग क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं, तो वहां पे जो आपका फ्रीक्वेंसी बनता है वो कितना बनता है 0.33 बट्टे क्या बनता है आरसी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 64 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, मैथ का। तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, और 65 नंबर क्वेश्चन आज हम कराएंगे लास्ट। यूनिट की एसआई प्रणाली में चुंबकीय अभिवाह का क्या यूनिट है, यानी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वेबर होगा। तो इसमें डायरेक्ट आपको याद रखना है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट शाम में इसका लास्ट पार्ट जो अभी बचा हुआ है वो 8:30 9:45 तक अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देख लेना। फिलहाल के लिए ये आप लोग प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।